गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 3 चल रहे हैं और हमने आज चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम शुरू करनी है। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, यूनिक, नो सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आपका इस चैप्टर में केवल ग्राफ रह जाएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम भी उसी सीरियल में करना जिस सीरियल में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन कर रहा हूं। मान लिया कोई जिस वैरायटी का क्वेश्चन है उसके सारी वैरायटी के एक जैसे क्वेश्चन हम लोग बुक में से एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जो हमारे पास हमें इस समय नजर आ रही है 3.2 और क्वेश्चन नंबर मैं इस समय पढ़ने जा रहा हूँ 5। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करूंगा। ठीक है, तो 3.2 से शुरू करते हैं और 5 और 6 क्योंकि 3.1 ग्राफ का है। चलिए, क्वेश्चन है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। बुक रखिए अपने हाथ में तभी समझ में आएगा। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than the width। लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो क्या लिखूं? 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5। लिखा हुआ है कि लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग विड्थ को x मान लेंगे, सॉरी लेंथ को x मान लेंगे और विड्थ को क्या मान लेंगे? y। ये देखिए ध्यान से, लेंथ को x लेट कर लेंगे, विड्थ को y लेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। केस फर्स्ट लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ये देखो, जैसे जैसे इंग्लिश में शब्द लिखे हुए हैं ना ऐसे लैंग्वेज पढ़ ली। लिखा है लेंथ, ये रही लेंथ। इज आर एम वाज वर विल वुड शेल शुड बी माइट, जो भी शब्द आएंगे उनकी जगह इक्वल। लेंथ इज 4 मोर, मोर माने ज्यादा है। किससे ज्यादा है? देन इट्स विड्थ। अब मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं, x माइनस वाई की वैल्यू 4। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। अच्छा, डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, मेरी एज आपकी एज से 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे पता लगाने के लिए मैं अपनी एज में से आपकी एज माइनस कर दूंगा, पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है। ऐसे ही लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस, तो लेंथ विड्थ से ज्यादा है। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी। फिर क्या लिखा? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। चलिए क्या लिखा है? सेकंड केस, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना? 36। अब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस d, और इसका क्या करना है? हाफ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ, तो ये रहा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और ये रहा उसका हाफ। इज 36। देखो 2 से 2 कट गया। बताओ लेंथ और ब्रेथ को आप क्या मानकर चले थे? x प्लस वाई इक्वल्स 36। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके, कितने सारे मेथड पढ़ लिए। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, आपकी मर्जी है जिससे मर्जी करिए। तो मैं एक दूसरे के नीचे ये 2 इक्वेशन लिख रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं एक y माइनस का है और एक y किसका है? प्लस का है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव नेगेटिव है। तो क्या करूं मैं? एक दूसरे के नीचे लाइन खींचकर ऐसे काट देंगे, x में x प्लस करेंगे 2x आ जाएगा, ये 42 को डिवाइड में ले जाइए, x की वैल्यू 20 आ गई। इस x के आंसर को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 20 माइनस वाई इक्वल 4, और 4 तो इधर आ गया और y उधर चला गया, तो बोलिए y की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो y का आंसर 16। अब 20 और 16, तो 20 में से 16 गए 4, 20 और 16 को प्लस करना तो 36। देखिए
आया क्वेश्चन समझ? इट्स वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लिया, टू वेरिएबल से क्वेश्चन किया। लेंथ और ब्रेथ का क्या रिलेशन है? लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, y को इधर लाए, इक्वेशन तैयार। रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का आधा 36 दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए 2l + b। 2 से 2 कट गया, l और b की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा, दो इक्वेशन बैलेंस करके खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई कमी नहीं है। देखिए एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया। तो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितनी 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना 16 मीटर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना है, जो करा रहे हैं, फिर नई चीज समझ में आएगी कोई तो बताएंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कम समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए और बार बार वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। गिवन ए लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, कह रहा है कि अब एक और इक्वेशन लिखनी है जिसका इसके साथ जो रिलेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो। अब जरा सोच के बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? इन इंटरसेक्टिंग लाइंस सोच के बताइए, a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये a1 और a2 और b1 b2 हमने पढ़ा था कल, 3 तरह के सॉल्यूशंस पहले भी पढ़े थे और कल उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए, शीट पे भेजिए आपको। a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल होते हैं, यानी कि अब आपको इसके साथ एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका a1 और a2 और b1 और b2 का रिलेशन आपस में इक्वल ना हो। इसके करोड़ों आंसर हो सकते हैं, करोड़ों। देखिए, आपको केवल एक ही इक्वेशन लिखनी है। अब बताओ, यहां पर 2 है तो आप 3 लिख दो, यहां पर 3 है आप 5 लिख दो, यहां 8 है, आपकी जो इच्छा हो वो लिख दो। ये देखो जरा चेक करो, इसका a1 और इसका a2 कितना आ रहा है? 2/3, 2/3। और इसका b1 b2 का रेशो क्या आ रहा है? 3/5। क्या 2/3 और 3/5 आपस में इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब नहीं है, तो कौन सा रिलेशन हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इसके साथ आपको एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि इस इक्वेशन का और जो इक्वेशन आप लिखे उसका रिलेशन इंटरसेक्टिंग लाइन से होना चाहिए। अब बच्चे को यही नहीं पता कि इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ वो कैसे करेगा? सोचिए, तो सारा माइंड मैप एकदम पीछे का चैप्टर में क्लियर होना चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, तो आगे का क्वेश्चन समझने में मजा आएगा। तो आप पीछे का रिवीजन भी साथ साथ करते जाइए जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो सके। ठीक, तो a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल कब होंगे? जब इन दोनों के रेशियो आपस में सेम नहीं होंगे। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? इंटरसेक्टिंग। तो ये एक आंसर हो गया। आप इसे कुछ और लिख दो, कितने करोड़ों आंसर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे केस में लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या लिखूंगा? इन पैरेलल लाइंस। बताइए क्या होता है पैरेलल लाइंस में? a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम होता है, लेकिन तीसरा रेशियो सेम नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको ऐसी इक्वेशन इसके साथ लिखनी है जिसके ये दोनों रेशियो आपस में सेम आए। अब 2 है तो 4 लिख दो, 3 है तो 6 लिख दो, और 8 है तो कोई ऐसा नंबर लिख दो। देखो, अब बताओ जरा 2/3 करो, 2/4 तो कट के 1/2 आएगा, 3/6 करो तो भी 1/2 आएगा। बताइए, दो रेशियो सेम हो गए, लेकिन तीसरा रेशियो 8/11 आ रहा है, -8/-11, तो वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। ये इक्वेशन दे रखी है और आपने अपने हिसाब से एक और ऐसी इक्वेशन लिखी, जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रिलेशन रखूं तो ये आंसर आना चाहिए, यानी कि पैरेलल लाइंस आनी चाहिए, यानी कि शुरू में दो रेशियो का आंसर तो सेम आना चाहिए, लेकिन वो तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। करोड़ों आंसर हो सकते हैं, जो लिख दीजिए, आपकी इच्छा है।
तीसरे केस में क्या कहा कि कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, तो इन केस ऑफ को इंसिडेंट, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। चलो ये 2 था तो 4 लिख दिया, 3 था तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 8 है तो 16 लिख दो। देखो अब बताओ इन तीनों का रेशियो चला चेक करके देखो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/16 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो तीनों का आंसर सेम। समझ में आ गया? नाम देखकर अपने अपनी एक इक्वेशन लिखनी थी जिससे ये दोनों नॉट इक्वल आए, दो इक्वल आए, तीसरा नॉट इक्वल आए और तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है। हमने अपने हिसाब से आंसर बना दिए, आपकी कोई और इच्छा हो वो लिख देना, ठीक। अब हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं और हमने 5 और 6 क्वेश्चन 3.2 का कर लिया। अब हम 3.3 पर चल रहे हैं और 3.3 के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 3.3 का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन लिखा है सॉल्व, ये वैसे वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन फिर भी अब यहीं से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो हम लोग लिख रहे हैं 2x + 3y इक्वल 11 और 2x - 4y और इक्वल माइनस का 24, और क्या है कि y का आंसर दिया हुआ है mx + 3, y का आंसर, और m का आंसर निकालना है। तो देखिए m का आंसर कब आएगा, जब मैं यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तभी तो m का आंसर आएगा। तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले क्या निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा। कर लोगे या करो? देखो ये दोनों बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या करो, जब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, क्या हुआ 2x से 2x कट गया। देखो जब तक साइन अपोजिट नहीं होंगे तो कटेंगे कैसे, तो इन दोनों के साइन अपोजिट थे, लेकिन यहाँ 3 था यहाँ 4 था, लेकिन यहाँ दोनों का नंबर सेम है, तो जब तक बैलेंस नहीं होंगे सेम नहीं होंगे तब तक नहीं कटेंगे, ठीक है। तो मैंने साइन चेंज कर दिए, एक के चक्कर में मुझे तीनों के साइन चेंज करने पड़े। बताइए 4 + 3 कितना हो गया 12, और 4 + 1 5, 2 + 1 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई डिजिट का मिस्टेक नहीं होगी। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ठीक है। तो सॉरी ये गड़बड़ हो गई ना, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, 3 + 4 कितना होता है 7, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। देखा ऐसे मिस्टेक टीचर से हो रही है, बच्चों से भी हो सकती है। 3 + 4 7, अब y का आंसर आ गया 35/7, कितना 5, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, y के आंसर को यहाँ पुट कर दो, 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x की वैल्यू 11 में से 15 माइनस कर दो, -4, x की वैल्यू -2। चलिए अब इस y के आंसर को और x के आंसर को यहाँ पुट करते हैं। y की वैल्यू आई थी 5, m × x का आंसर -2 + 3, ये देखिए 5 = -2m + 3, 3 इधर ले आओ, 5 - 3 -2m, बताइए -2m 2 के इक्वल आ गया, m का आंसर -2 डिवाइड में चला जाएगा, m का आंसर -1 आ गया, ठीक है। तो दो इक्वेशन को पहले हमने, बैलेंस तो थे ही, दोनों 2 थे, बस साइन चेंज की जरूरत थी, सब्ट्रैक्ट करके y निकाला, y को यहाँ पुट करके x निकाला, जब x y का आंसर आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया जिसने m का आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, ध्यान से समझना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अभी स्टार्टिंग में आज हम लोग थोड़ा कम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हैंड टू हैंड रिवीजन करना है, कोई बुक आपके पास हो तो उसमें से प्रैक्टिस करनी है, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बतानी है। लिखा हुआ है
अब इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, हमें नहीं, हम नहीं दिखा रहे थे, हम तो जिससे मर्जी मेथड से करो, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब दो नंबर का डिफरेंस 26 है, लेकिन हमें तो वो दो नंबर पता ही नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 3.3, लेट फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y। अब हमें क्या पता कि इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं अपनी तरफ से यहां पर लिख लूंगा x ग्रेटर देन y। तो पहले मुझे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि केस फर्स्ट में दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस किसे बोलते हैं, माइनस को। भाई बड़े में से ही तो छोटा माइनस करोगे। अब हमें क्या पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो मुझे स्टार्टिंग में एग्जामिनर को पहले बताना पड़ेगा कि जो दो नंबर मैंने लेट किए हैं उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x एंड y कितना दिया हुआ है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26। ये लीजिए आपकी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। आपको ये लाइन नहीं लिखनी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए वन नंबर, बताओ भाई वन नंबर कौन सा था, x। इस मैंने क्या बताया, इक्वल, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, अदर नंबर का। तो बताओ अदर नंबर क्या है, y। बच्चे क्या करते हैं, 3 से लगा देंगे ना, इसके बाद 3 टाइम्स, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो x की वैल्यू 3y आ गई। क्या लिखें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 1। इसको सेकंड में देते हैं, और अब आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आपको आसान लगे ना उससे कर देना, सब्स्टिट्यूशन से कर देना, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देना, चाहे एलिमिनेशन से कर देना, कोई जरूरी नहीं है जो इसमें लिखा है ऐसा कुछ नहीं है कि उससे ही करना है। एग्जाम में कभी नहीं लिखा हुआ था कि इस मेथड से करो। ठीक है, तो x का आंसर मैं यहां पुट कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए x की जगह बताओ क्या लिखूं, 3y माइनस y इक्वल 26। जरा 3y में से y गया, क्या बच गया, 2y इक्वल 26। y का आंसर बताओ क्या आ गया, डिवाइड करके 13। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 करो, x का आंसर 3 मल्टीप्लाई 13, बताओ कितना आंसर आ गया, 39। सो रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, आंसर हो गया 39 एंड 13। ये देखो 39, 13 का 3 टाइम्स है, 39 में से 13 माइनस करोगे तो 26 बचेगा। चेक भी हो गया आपका आंसर, पीछे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक भी हो गया। ये भी ठीक है, आया समझ में। दो नंबर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, दो नंबर पता नहीं, तो पहले एक को x और दूसरे को y मान लिया। ठीक है, और दोनों में एक को बड़ा बताना पड़ेगा, एक को छोटा, दोनों में डिफरेंस। चलो वन नंबर x इज माने इक्वल, दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 3y। x का ये आंसर मैंने यहां पुट किया, इसे सॉल्व करते करते y आ गया, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो x आ गया। दो आंसर आ गए, 39 और 13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। लीजिए इसका सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कितने एंगल, दो, और दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री। एक लार्जर है और एक क्या है, स्मॉलर है। तो मैं लिख रहा हूं लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, और ब्रैकेट में बता दिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसने कहा ना एक लार्जर है कि स्मॉलर है, तो हमने इन दोनों, अच्छा आपकी मर्जी नहीं है कि आप x मानो बड़ा मान, आप y बड़ा मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि x बड़ा मानो, तो फिर यहाँ y माइनस x हो जाएगा। x और y में जो आपकी इच्छा करे वो बड़ा मान लो। कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कुछ बच्चे चिल्लाएंगे 90 डिग्री जिनका सम होता है ना, जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। 9th क्लास में 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जिन एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आए उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिनको प्लस करके 90 आए उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो चलिए बताइए सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगा, ये देखिए। The two supplementary angles are
ठीक, आगे क्या रिलेशन दिया हुआ है अभी पढ़ेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन सम 180 होता है, तो हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई कि x प्लस वाई का सम हमेशा क्या होगा 180। आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर लार्जर है, x। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the other by 18, ये देखो, the larger of two supplementary angles exceed the other by 18, ये देखिए एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। अब मैं ऐसे भी पढ़ सकता था लेंथ इज 4 मीटर एक्सीड देन द ब्रेथ, तो यहां क्या पढ़ूंगा मैं, लार्जर एंगल इज 18 एक्सीड देन द स्मॉलर, तो y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल्स 18। आप डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन बना सकते हो, एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है, मेरी एज आपकी एज से 18 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, मैं अपनी एज में से आपकी एज माइनस करूंगा। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, तो लार्जर में से स्मॉलर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितनी इक्वेशन हो गई, दो। कितना सिंपल क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूं, ये देखिए ये देखिए, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो मैंने हेडिंग लिखा ऐड करते ये दोनों कट गए, ये 2x आ गया और ये आ गया 198। x की वैल्यू हो गई 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18। x का आंसर 99 आ गया। x के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई क्या है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई 180, x की जगह 99 प्लस वाई 180, और इस 99 को उधर ले जाओ, y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 99। आंसर आ गया 10 में से 9 गए 1 और 17 में से 9 गए 8। बताइए x का आंसर 99 और y का आंसर 81। ठीक, सो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टू सप्लीमेंट्री